195 उम्मीदवारों की लिस्ट कल जारी कर दी है। ये पहली लिस्ट है। इस बार बड़े नामों को तो इसमें शामिल किया गया है। कई हैवी वेट्स हैं जिन्हें चुनावी मैदान में उतारा गया है, तो कई ऐसे हैं जिनका टिकट भी कटा है और कई ऐसे हैं जिन्हें तीसरी बार भी पार्टी मौका दे रही है। सबसे ज्यादा चर्चा उत्तर प्रदेश की हो रही है, क्योंकि सबसे ज्यादा सीटें हैं लोकसभा के लिहाज से, 80 सीटें हैं और 51 सीटों पर कल बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। बहुत ज्यादा फेरबदल बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में नहीं किया है। बहुत ज्यादा टिकट उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने नहीं काटे हैं। कुछ सीटों पर जरूर चौंकाने वाले नाम, कुछ सीटों पर जरूर नए नाम सामने आए हैं, जिसमें जौनपुर का नाम लिया जा रहा है, जिसमें श्रावस्ती का नाम लिया जा रहा है। लेकिन कई ऐसी सीटें हैं जहां पर अपने पुराने उम्मीदवारों का ही ऐलान किया गया है और इसमें सबसे बड़ी सीट अमेठी की समझ में आती है। हर्षवर्धन जी, स्मृति ईरानी वहां से चुनाव लड़ेंगी, ये तो बिल्कुल लगभग तय ही माना जा रहा था। वहां पर उनका घर बनाना, बार बार दौरे करना, स्मृति ईरानी ने तो अपनी जमीन पक्की कर ली है, लेकिन उनके सामने अब कौन, ये सोचना कांग्रेस को होगा। देखिए, उत्तर प्रदेश में अभी तक के जितने सांसद थे भाजपा ने किसी को नहीं हटाया है, यानी कोई टिकट काटा नहीं है। स्मृति ईरानी तो मुझे लगता है कि अगर टिकट बहुत कटते तो भी उनको टिकट दिया जाना चाहिए था। जिस तरह से वो लड़ी हैं, जिस तरह से राहुल गांधी के सामने चुनौती पेश की, एक बार हारी, दोबारा जीत गई, और उसके बाद भी वो जिस तरह से लड़ाई लड़ती है, आप कहें कि परसेप्शन बैटल अगर उस लिहाज से, सिर्फ उसी लिहाज से देखें तो भी स्मृति ईरानी को वहां रखना चाहिए। अब कांग्रेस के लिए ये एक तरह से कहें कि धर्म संकट जैसा है, उबला आलू हो गया है अमेठी कॉन्स्टिट्यूंसी। न उगलते बन रहा है न निगलते बन रहा है। सामने जाएंगे तो एक भय है 2019 वाला कि आप स्मृति ईरानी से चुनाव हार गए थे, आपको वायनाड का सहारा लेना पड़ा था, और अगर नहीं जाएंगे तब तो और ज्यादा खतरा होगा। कहा जाएगा देखिए माताजी ने सीट छोड़ दी, राज्यसभा चली गई, बेटा आने को तैयार नहीं है। समझ में नहीं आता कि ये परिवार, जिसको गांधी परिवार, जिसको ये कॉन्स्टिट्यूंसी अपना परिवार मानती थी, उस कॉन्स्टिट्यूंसी को छोड़कर चले गए। मुझे लगता है राहुल गांधी के अलावा कोई भी और लड़ेगा तो स्मृति ईरानी की बहुत बड़ी जीत होगी। राहुल गांधी की जो कहें कि न होने की जो वजह होगी, वो सिर्फ अमेठी पर नहीं, उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से कांग्रेस के सफाई की बुनियाद भी रख देगी। अब ऐसा कांग्रेस करेगी या नहीं करेगी, चर्चा तो रायबरेली को लेकर भी राहुल जी है। अब भारतीय जनता पार्टी भी कैंडिडेट्स की चर्चा कर रही है। मनोज पांडे जो समाजवादी पार्टी से अभी भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, ऊंचाहार से विधायक हैं, उनकी चर्चा की जा रही है। कई और अन्य नाम हैं जिनकी चर्चा की जा रही है। लेकिन क्या वहां से गांधी परिवार चुनावी ताल ठोकता हुआ नजर आएगा, ये अब एक बड़ा सवाल बरकरार है। देखिए, दोनों ही सीटों से मुझे लगता है कि गांधी परिवार को लड़ना चाहिए। उनका परिवार उन दोनों सीटों से, रायबरेली और अमेठी से लड़ता आया है, तो मुझे लगता है कि दोनों ही सीटों में उनको लड़ना चाहिए, चाहे हार हो या जीत हो। लेकिन अपना अगर वो इन सीटों को छोड़ेंगे तो वहाँ पे जो उनका रहा सहा आधार है वो भी कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि पार्टी के लिए भी अच्छा होगा और उत्तर प्रदेश में काडर के लिए भी अच्छा होगा कि दोनों ही जगहों से गांधी परिवार के लोग लड़ें। लेकिन ये जो पूरी लिस्ट है, इससे काफ़ी लोगों की जो धुकधक है वो बढ़ गई है। तो एक तो मुझे लगता है कैसरगंज एक ऐसी सीट है जहां पर जो है धड़कन बढ़ी हुई है ब्रिजभूषण सिंह, शरण सिंह की, कि वहां पे क्या होगा, क्योंकि उसका अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। इसी तरह से मैंने पहले भी नाम लिया था वरुण गांधी और मेनका गांधी, सुल्तानपुर और पीलीभीत की सीट है, वहाँ पर क्या होगा, वहाँ की सीटों का अनाउंसमेंट नहीं हुआ और बार बार उस पर चर्चा चलती रहती है कि वहाँ पे कुछ क्या वहाँ पे कोई बदलाव होगा। तो हो सकता है दूसरी लिस्ट में आपको इन सीटों पे बदलाव दिखाई दे, जैसे बदायूं की सीट है, देवरिया की सीट है। ये ऐसी सीटें हैं जहाँ पर ये माना जाता है कि शायद गाजियाबाद का आपने खुद ही जिक्र किया था, तो गाजियाबाद की भी सीट ऐसी है कि ये माना जाता है कि यहाँ पे बदलाव की संभावनाएं हैं, लेकिन क्या होगा ये देखने वाली बात है। अब अगर धक-धक बढ़ने की बात कहें तो जैसा अभी राहुल जी ने कहा, गाजियाबाद में वीके सिंह की धक-धक बढ़ी हुई है, मेरठ से राजेंद्र अग्रवाल, वहीं बरेली से संतोष गंगवार, उनकी भी धक-धक बढ़ सकती है। बिजनौर और बागपत आप कह सकते हैं कि आपने चलिए आरएलडी के लिए छोड़ दी, लेकिन इन तीनों सीटों का तो ऐलान कम से कम नहीं किया जब हम पश्चिमी यूपी की बात कर रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है कि बरेली के अंदर अगर संतोष गंगवार की बात करें तो लंबे समय से वहाँ से सांसद रहे, केंद्र में मंत्री रहे, 75 की उम्र भी पार कर चुके हैं। हालांकि ऐसा नहीं कि 75 उम्र जो पार कर चुके हैं उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने टिकट नहीं दिया है। हेमा मालिनी की अगर बात करो तो 75 क्रॉस कर चुके हैं, लेकिन मथुरा से पार्टी ने फिर टिकट दिया है। तो पार्टी टिकट दे सकती है अगर पार्टी को लगेगा कि मेरठ में अगर वो जीतने की पूरी उम्मीद रखते हैं। गाजियाबाद से जरूर वीके सिंह की कुर्सी पर खतरा मंडरा रहा है, मंत्री रहे हैं, लेकिन उनका जो व्यवहार रहा है वहाँ पर जो स्थानीय संगठन के लोग कहते हैं कि वो सेना प्रमुख और जनरल के रूप में ही पार्टी कार्यकर्ताओं से व्यवहार करते रहे, कभी फोन पे अवेलेबल रहते नहीं थे, जनता की छोटी छोटी समस्याओं के लिए उपलब्ध नहीं रहे। संगठन और संघ उनसे बहुत ज़्यादा खुश नहीं रहा गाजियाबाद के अंदर, लेकिन गाजियाबाद भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा स्ट्रांग होल्ड रहा और इसी कारण 2 चुनाव से लगातार वो लाखों मतों से जीतते रहे। इस बार मुझे लग रहा है कि संघ ने और संगठन ने वहाँ नए कैंडिडेट देने का जिक्र किया है।
अब क्या वीके सिंह वहां से फिर से चुनाव लड़ते हैं या पार्टी नया उम्मीदवार लेकर आती है? लेकिन जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी ने अभी उत्तर प्रदेश की पहली सूची घोषित की है और ज्यादातर सांसदों को रिपीट किया है, मुझे लग रहा है वीके सिंह की फिर संभावना बढ़ रही है कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें फिर से वहां उम्मीदवार बना सकती है। हालांकि वीके सिंह एक बात की कोशिश भी करी, जो खबरें आ रही कि वो चाहते हैं कि उनकी बेटी को वहां से चुनाव लड़ाया जाए। अब देखते हैं पार्टी क्या तय करती है, लेकिन यह तय है कि वहां से भारतीय जनता पार्टी वीके सिंह को रिप्लेस भी कर सकती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता के कारण, भारतीय जनता पार्टी के संगठन के कारण, योगी आदित्यनाथ ने 2017 के बाद से उत्तर प्रदेश में जो कायाकल्प किया है और डबल इंजन की सरकार जिस तरह के उत्तर प्रदेश में काम कर रही है, और राम मंदिर का जो राम रिचार्ज भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ गया है 22 जनवरी के बाद, उसके कारण भारतीय जनता पार्टी को यह लग रहा है कि अगर हमने वीक कैंडिडेट भी अगर हमारा रहा किसी कारणवश से, तब भी प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता और योगी के काम के कारण उस उम्मीदवार का जीतना तय है। और यह बात सही है कि जो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि इस बार सभी सीटों पर उम्मीदवार नहीं देखना है, कमल का फूल देखना है, तो मुझे लग रहा है कमल का फूल और मोदी का चेहरा हर सीट पर नजर आएगा मतदाता को, और उसी आधार पर भारतीय जनता पार्टी टिकट डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। एक और सीट है हर्षवर्धन जी, इस पर भी चर्चा हो जानी चाहिए। मोहनलालगंज की सीट, यहाँ से रिपीट किया गया है कौशल किशोर जी को, जो उनके विवाद रहा, उनके साथ जिस तरीके से हत्या का मामला जुड़ा, उनके घर में ही एक बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या हुई, उसके बावजूद उनको टिकट दिया गया। देखिए, कौशल किशोर, चूंकि अगर हम इस तरह से देखें तो पिछड़े और दलित सीटों पर तो भारतीय जनता पार्टी इस वक्त प्रयोग करने से जरूरत से ज्यादा सतर्क है, सावधान है। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा, देखिए जितनी सीटों के नाम हम ले रहे हैं, ये जिनके घोषित हो चुके हैं वहां तो हम समीक्षा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ये होना चाहिए था, नहीं। अब राजेंद्र अग्रवाल हो, वीके सिंह हो, या जिस तरह से हम कह रहे हैं जो बाकी नाम बचे हुए हैं, वहां तो बदल सकते हैं प्रत्याशी। लेकिन एक मूल बात तो ध्यान में रखनी चाहिए, जो समीर जी कह रहे हैं ठीक बात है, इस वक्त सब कुछ प्लस है, लेकिन अगर आपका अपना कार्यकर्ता, और जिसके लिए नरेंद्र मोदी, अमित शाह जाने जाते हैं कि अगले 10 साल 20 साल की राजनीति बुनियाद खड़ी कर रहे हैं, उसमें अगर आपका अपना कैडर, आपका कार्यकर्ता वो नहीं खड़ा हो रहा है, तो यकीन मानिए चुनाव जीतने के बाद भी वो मुश्किलें बनी रहेंगी। और जब इतनी बड़ी लहर हो, इतना बड़ा, जिसको कहते हैं ना कि अयोध्या, राम जन्मभूमि और ब्रांड मोदी के बाद इतना बड़ा आपके साथ एडवांटेज हो, उसमें जीत बड़ी हो और प्रत्याशी जो हो वो आपके कार्यकर्ताओं के साथ जुड़ा, अगर वो बेमन से जाकर अपने कुछ प्रत्याशियों को वोट दे रहे हैं, तो फिर ये पार्टी के लिए तो बहुत अच्छा नहीं होगा। कोई भी पार्टी ऐसे ही बड़ी या छोटी होती है। अब देखिए, पार्टी ने रिपीट किए हैं कई कैंडिडेट्स को, और ये सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश की चर्चा तो इसलिए हो रही है क्योंकि सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें यहां पर हैं, और ऐसा माना जा रहा था कि सबसे ज्यादा एक्सपेरिमेंट यहां भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। अभी तक 51 टिकटों का ऐलान किया गया है, यानी कि 51 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया है, बहुत ज्यादा बदलाव नहीं किया गया है। 51 में से 46 ऐसे उम्मीदवार हैं जिनको मौका दोबारा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिया गया है, जिसमें कुछ हारे हुए कैंडिडेट्स भी हैं जो 2019 में हार गए थे। कुछ ऐसा ही समीकरण बाकी राज्यों में भी देखने को मिल रहा है। आगे बात हम बंगाल की कर लें तो बंगाल में 42 में से 20 सीटों पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं, लेकिन इसमें से 11 ऐसे उम्मीदवार हैं जिनको रिपीट किया गया है और सिर्फ 9 टिकट बंगाल में काटे गए हैं। अभी चर्चा पवन सिंह को लेकर भी चल रही थी, वो खबर भी आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल आप तस्वीर देख लीजिए। एक तरफ हम चर्चा कर रहे हैं 195 उम्मीदवारों की, 195 उम्मीदवारों को आखिर कैसे चुना गया, उनका ऐलान किया गया तो कैसे सीट टू सीट मार्किंग की गई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पूरी टीम ने कैसे 370 जीतने के लिए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है, तो दूसरी तरफ है इंडिया गठबंधन की तैयारी। आज पटना में एक बड़ी रैली होने जा रही है, और इस बड़ी रैली में आप देख सकते हैं लालू यादव आपको नजर आ रहे होंगे, राहुल गांधी, उनके बराबर में तेजस्वी यादव बैठे हुए हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे बैठे हुए हैं, सीताराम येचुरी बैठे हुए हैं। यानी फिलहाल इस मंच पर अगर आप इंडिया गठबंधन के राजनीतिक दलों की बात करेंगे तो आपको कांग्रेस की मौजूदगी नजर आ रही है, आपको लालू यादव के परिवार की मौजूदगी नजर आ रही है, और सीताराम येचुरी जो इससे पहले भी राहुल गांधी से खूब बातचीत करते हुए नजर आते हैं। इससे पहले की जितनी भी इंडिया गठबंधन की बैठकें हुई थी, जब ममता दीदी भी साथ थी, तब नीतीश कुमार भी साथ थे, उस वक्त भी सीताराम येचुरी खूब बातचीत करते हुए राहुल गांधी के साथ नजर आते थे, यानी कि नजदीकियां नजर आती थी। वो इस वक्त आपको मंच पर नजर आ रहे होंगे। तो यहां से एक तरीके से आप कह सकते हैं है तो जन आशीर्वाद यात्रा तेजस्वी यादव की, लेकिन यहां से एक चुनावी बिगुल अब इंडिया गठबंधन फूकेगा। यहां से इंडिया गठबंधन अपनी चुनावी तैयारियों को रिवील करेगा, कैसे भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करना है। राहुल जी, जो तस्वीर हम देख रहे हैं, इन तस्वीरों की समीक्षा कैसे करनी चाहिए? आप शुरुआत तो कर रहे हैं, आप चुनाव प्रचार कर रहे हैं, बेशक पटना से ही सही, बेशक जन आशीर्वाद यात्रा से ही सही तेजस्वी यादव के, लेकिन ऐसा तो नहीं कि बहुत देर आप लोगों ने कर दी अब तैयारी करने के लिए?
ये देखिए, ये आधी तस्वीर दिखाई देती है। इसमें नीतीश होते तो शायद बिहार की कहानी जो है वो डिफरेंट होती। अब ये जो आधी अधूरी तस्वीर, मैं इसको बार बार बोलता हूँ कि आधी तस्वीर है, क्योंकि अब ये जो गठबंधन है, जो वामपंथी दल दिखाई देते हैं, कांग्रेस दिखाई देती है, आरजेडी दिखाई देते हैं, ये वो ताकत नहीं है जो कि बीजेपी और जो जेडीयू है उसका कहीं मुकाबला कर सकेगी। खासतौर से बीजेपी की सीटों पे तो उसको वो बहुत आश्वस्त हैं बिहार में कि उन सीटों पर तो वो जो भी जितनी भी सीटें वो लड़ेंगे, अगर ज़्यादा सीटें लड़ेंगे तो ज़्यादा पर, अगर वो नीतीश और बाकी जो सहयोगी दल हैं एलजेपी वगैरह उनके साथ जो सीट शेयरिंग होगी वहाँ पे अगर नुकसान हुआ तो हुआ। बीजेपी बिहार में इस बार जितनी सीटें लड़ेगी उतनी सीटों पर उनको बहुत अच्छा प्रदर्शन देखने को मिलेगा। अब ये भी बहुत सारे लोग कहते हैं कि आरजेडी की ताकत जो है वो बिहार में बढ़ रही है, लेकिन जिस तरह का वोट शेयर आप देखते हैं बीजेपी और जेडीयू को मिलाकर, वो वोट शेयर अगर इंटैक्ट रहता है तो मुझे लगता है कि जो पिछला प्रदर्शन था बीजेपी और जेडीयू का, वही प्रदर्शन बिहार में हमें देखने को मिलेगा। अब देखिए, बिहार में आज पूरा इंडिया गठबंधन है, पूरा नहीं कुछ ही लोग इसमें नजर आ रहे हैं। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बिहार में थे, एक रैली को संबोधित किया, नीतीश कुमार का हाथ पकड़ के फ्रेम में लेकर आ रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और उस पर सम्राट चौधरी नीतीश कुमार की बातों में हाँ मिलाते हुए नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि देखिए, जो नीतीश कुमार ने कहा कि हर एक बिहारी के मन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बसते हैं, बिल्कुल ठीक उन्होंने कहा। तो ये जो एका दिखाने की कोशिश हर्षवर्धन जी की जा रही है, ये तो कोशिश है कि जो स्ट्राइक रेट है, जो 39 सीटें पिछली बार जीती थी, 40 सीटें जीतने का दावा कर रही है, उसे मेंटेन रखे और मजबूत नजर आती है एनडीए की तैयारी। निश्चित तौर पर मजबूत नजर आती है, लेकिन बिना किसी संकोच के मैं ये कहूंगा कि नीतीश कुमार तो विदूषक जैसे नजर आ रहे थे। आप ध्यान से देखिए, एक मुख्यमंत्री, एक इतना बड़ा नेता, वो ऐसे लग रहा था कि कहीं मोदी जी के पैरों में गिर ना पड़े, मतलब जो अंदाज था। और कल का आप दृश्य देखिए, यही नीतीश कुमार, एक समय में चर्चा थी कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के तौर पर रिसीव करने न जाना पड़े, इसलिए उन्होंने क्या क्या कर दिया था। और आज ये स्थिति हो गई कि वहां नीतीश कुमार कहते हैं कि अरे हम तो चले न गए थे, अब नहीं जाएंगे, अब एकदम नहीं जाएंगे अब। और उसमें वो भी हंस रहे हैं, प्रधानमंत्री भी हंस रहे हैं, राज्यपाल श्रीमान राजेंद्र आर्लेकर जी भी हंस रहे हैं, और जो सामने पब्लिक है वो हंस रही है। और उसके बीच में मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं, जहां नीतीश कुमार कहीं दिखते ही नहीं। नीतीश कुमार को पता है, और कम से कम हम लोगों को उसी से नब्ज समझना चाहिए बिहार की। नीतीश कुमार से ज्यादा बिहार की नब्ज पिछले 2-3 दशक में शायद ही कोई समझ पाया हो। लालू प्रसाद यादव सबसे बड़े नेता भले रहे, लेकिन जो उसको कहते हैं नब्ज समझ लेना, हवा किधर चल रही वो भांप लेना, वो नीतीश कुमार को पता था। वो जो कह रहे थे और जो बाद में उन्होंने कहा कि मोदी जी आप तो 400 पार कर जाएंगे, वो दरअसल बता रहा है कि बिहार का राजनीतिक सामाजिक समीकरण और बिहार का सेंटीमेंट वो नरेंद्र मोदी के साथ है। नीतीश कुमार जनता दल यूनाइटेड के कोटे की सीटें बचाने और उनको जीत दिलाने के लिए वो सब कुछ कर रहे थे, लेकिन इतना तो तय है, उसके सामने, उस विनिंग कॉम्बिनेशन के सामने ये थका हारा सा कॉम्बो लगता है। और उसमें अगर राष्ट्रीय जनता दल को छोड़ दे तो कोई किसी को कुछ जोड़ने की स्थिति में बहुत ज्यादा नहीं है। अब देखिए, एक तरफ एनडीए मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। कल बिहार में भी शक्ति प्रदर्शन एनडीए की तरफ से किया गया, और कल ही का वो दिन था जब भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया, यानी कि जो पहली लिस्ट थी बीजेपी की, वो सामने आई। हालांकि विपक्ष ने इस पहली लिस्ट पर भी हमला बोला। अखिलेश यादव ने कहा कि 195 सीटों पर ही सिर्फ उम्मीदवारों का ऐलान किया है, क्योंकि बीजेपी जानती है कि 195 सीटें ही बीजेपी जीत सकती है, इसी पर जीतने की संभावना है। तो किसी ने अजय मिश्र टेनी को लेकर सवाल खड़े कर दिए, तो कोई बंगाल को लेकर भी बखेड़ा खड़ा करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि पवन सिंह को आसनसोल से मैदान में उतारा गया, लेकिन पवन सिंह ने आज सबको चौंका दिया। पवन सिंह ने कहा कि वो आसनसोल सीट से चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब पवन सिंह के इनकार करने पर टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी का भी बयान सामने आ गया है। पवन सिंह के चुनाव नहीं लड़ने पर अभिषेक बनर्जी ने कहा कि ये बंगाल के लोगों की ताकत है। देखिए, कल से ही जब से आसनसोल से पवन सिंह के नाम का ऐलान हुआ, पूरी की पूरी टीएमसी या पूरा का पूरा जो विपक्षी खेमा है, वो पवन सिंह की कुछ क्लिप्स को लेकर सोशल मीडिया पर वायरल कर रहा था। उनके भोजपुरी सिनेमा में किए गए काम को लेकर लगातार उन पर हमला कर रहा था।
फुहरता परोसने का आरोप उन पर लगाया जा रहा था। महिलाओं के प्रति उनकी कैसी भावना है, उनके काम के जरिए पवन सिंह को टारगेट किया जा रहा था। और अब जब उन्होंने इस सीट से लड़ने से इनकार कर दिया है तो इसे अभिषेक बनर्जी कह रहे हैं कि यह बंगाल के लोगों की ताकत है। जो एक नैरेटिव बिल्टअप का खेल चल रहा है बंगाल में, खासकर राहुल जी, उसमें अभिषेक बनर्जी का यह बयान कि यह बंगाल के लोगों की ताकत है, इसीलिए पवन सिंह आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ना चाहते, इसे इसी तरीके से देखें। देखिए, जो इस वक्त बंगाल में माहौल चल रहा है, जो इस वक्त महिलाओं ने जिस तरह से वहाँ पर आरोप लगाए हैं टीएमसी को लेकर, उस माहौल में देखिए पवन सिंह फिट नहीं बैठते हैं। क्योंकि पवन सिंह के जिस तरह के गाने हैं, बाबुल सुप्रिया की अगर आप आज ट्वीट देखेंगे तो वो उनके गानों को कोट करके, जो उन्होंने पश्चिम बंगाल की महिलाओं के ऊपर भी गाने गाए हैं, तो वो मतलब गाने पर किया है, तो वो सारे अगर आप देखेंगे तो वो कहीं ना कहीं फिट नहीं बैठते हैं। और वो चुनावों में जो एक नैरेटिव बनता वो शायद सही नहीं होता। तो शायद मुझे लगता है कि पवन सिंह ने खुद ही जो भांप लिया होगा कि ज़मीन में क्या, ज़मीनी स्तर पर क्या हो रहा है, और इस कारण से वो शायद पीछे हटें। तो मुझे लगता है वहाँ पे पर पश्चिम बंगाल में बाकी जिस तरह से 20 सीटों का जो ऐलान हुआ है उसमें 9 लगभग जो सांसद हैं उनको रिपीट किया गया। राहुल जी, आपको बीच में रोक रही हूँ। अभी जो तस्वीरें हम पटना की दिखा रहे थे, महागठबंधन की ये जन विश्वास रैली है जिसे इस वक्त तेजस्वी यादव संबोधित कर रहे हैं, सीधा लिए चलते हैं। आदरणीय है, हमारे चाचा हैं, हम उनका आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, बुजुर्ग हो गए हैं, लेकिन पोस्टर लगवा रहे कि रोजगार मतलब नीतीश कुमार। ये वही नीतीश कुमार जी हैं जब 2020 में हमने वादा किया था कि 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे, तो मुख्यमंत्री जी ने कहा था कहां से आएगा पैसा, अपने बाप के पास से ला करके वेतन बांटेगा, असंभव है। सोचो, जो 17 साल में नहीं हुआ, उसी मुख्यमंत्री से, उन्हीं के हाथों 17 महीनों में हमने इसी मैदान में लगभग 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी हम लोगों ने दिलवाने का काम किया। महागठबंधन के साथियों को भी धन्यवाद देते कि विपरीत स्थिति में भी उन लोगों ने हमारा साथ दिया, लेफ्ट की पार्टियां, कांग्रेस पार्टियों ने। लेकिन 17 महीने में हम लोगों ने कितना काम किया। जाति आधारित गणना कराई, आरक्षण की सीमा 75% कराया, अति पिछड़े भाइयों का हम लोगों ने 24% बढ़ाया, पिछड़े भाइयों का बढ़ाया, हम लोगों ने दलित महादलित भाइयों का बढ़ाया, हमने आदिवासी भाइयों का बढ़ाया। जो काम आजादी के बाद से अब तक नहीं हुआ था, किसी सरकार ने नहीं किया था, उस काम को बिहार में हम लोगों ने करके दिखाया केवल 17 महीनों में। शिक्षा मित्र हो, विकास मित्र हो, टोला सेवक हो, तालमी मरकज के लोग हो, आंगनबाड़ी हो, उन सबके मानदेय को हम लोगों ने बढ़ाने का काम किया, दोगुना किया। ममता आशा का भी फाइल हम कर चुके हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी कई महीनों से रोक करके रखे, कैबिनेट में फाइल नहीं आने दे रहे। स्वास्थ्य विभाग से 1,30,000 का पब्लिक हेल्थ कैडर का फाइल दबा करके रखे हैं, लेकिन कितना भी दबाएंगे, तेजस्वी खड़ा है आपकी लड़ाई में, आपको आपका अधिकार दिला करके रहेगा। तो इस लड़ाई में साथ है कि नहीं है? दोनों हाथ उठा के बताइए। अगर आप साथ दोगे तो तेजस्वी मर मिटने को तैयार है आपके लिए।